हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद ऊर्जा क्लासेस में, जहां मैं इंग्लिश बुक लेकर के आया हूं आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास। तो आज की क्लास को हम इंट्रोडक्टरी रखेंगे, यानी आज हम केवल डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। और कल से फिर हम लेकर के आएंगे पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन की क्लास को, जिसमें हम नाउन को बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ेंगे। लेकिन मैं तो आपको आज से ही नाउन स्टार्ट करा सकता था, लेकिन नाउन के पहले में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद हो कि नाउन इंग्लिश ग्रामर में कहां पर राइज होता है, तो नाउन को समझने में आसानी हो सकती है। इसलिए मैं आज की क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करता हूँ। तो देखते रहिए आप और बने रहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी से ये है कि जो इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश शब्द है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या है इंग्लिश। जैसे हम अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इन सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम इनकी मीनिंग्स जानने की कोशिश करते हैं ना, कि व्हाट इज जियोग्राफी, व्हाट इज पॉलिटी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज साइंस, उसके मीनिंग को जानते हैं, उसके नेचर को जानते हैं, फिर हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंग्लिश आखिर है क्या। तो आप सब जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश हम लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है। ऐसे इंग्लिश की क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज किससे बनी होती है, लैंग्वेज बनी होती है साउंड से। साउंड होता क्या है, मैं जो भी बोल रहा हूं तो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, तब तो आप तक वो बात पहुंच पा रही। तो जो भी लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी की लैंग्वेज हो, फ्रेंच की लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, वो लैंग्वेज जो है बेसिकली बनी किससे होती है, साउंड से। किससे बनी होती है, साउंड से। साउंड्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड्स जो है वो होते हैं 44। कितने होते हैं, 44, जिनको हम दो भागों में कैटेगराइज कर लेते हैं। यानी कर दिया गया है इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग। जो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर है उसमें हम साउंड्स को 44 टाइप्स में देखते हैं और उनको कैटेगराइज कर देते हैं दो भागों में। जिसको पहले को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, और दूसरे बोलते हैं वोवेल साउंड, वोवेल साउंड्स। अब आपने बताइए मुझे कि इन 44 में से वोवेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग पता रखें ना कि 5 वोवेल्स 21 कॉन्सोनेंट्स, लेकिन यहाँ वो वाले उनकी बात नहीं हो रही, क्योंकि वो तो लेटर है। हम बात कर रहे हैं साउंड की, जो इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे इंग्लिश लैंग्वेज बनी हुई है। यानी हम कुछ बोलते हैं ना, तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो साउंड इंग्लिश लैंग्वेज की जो साउंड्स है, जिसको 44 साउंड्स होती हैं, उनको दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वोवेल साउंड्स। तो जो वोवेल साउंड्स है, उनकी जो नंबरिंग है, इनकी जो संख्या है वो 20, और कॉन्सोनेंट जो है वो 24 होते हैं। आप साइड में स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊपर लिखे हुए हैं, वो आपके वोवेल साउंड्स है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, और जो नीचे लिखे हुए हैं वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इन साउंडों से मिलकर के बनी हुई है इंग्लिश लैंग्वेज। ये साउंड करते क्या है कि जब भी आपने किसी ब्रिटिश को इंग्लिश बोलते हुए देखा हो और एक इंडियन को इंग्लिश बोलते हुए देखा हो, तो दोनों के बोलने की स्टाइल में डिफरेंट दिखाई देता है ना। उसके बोलने की थोड़ा अलग ही टेक्निक होता, और जो इंडियंस है वो बोलता है तो उसका अलग ही टेक्निक होता है। तो ऐसा होता है साउंड के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कोई इंग्लिश ब्रिटिश आ जाए और वो बोले, तो बोलते हैं ना कुछ अलग टाइप से बोलते हैं। ऐसे जो इंडियंस बोलते हैं तो वो क्लियरली कट टू कट बोलते हैं और वो हमें इजीली समझ में आ जाता है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये सब कुछ जो खेला है ना, वो है साउंड की वजह से। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज साउंड्स होती हैं। अच्छा, आप ये बताइए जरा कि लैंग्वेज
किसे कहते हैं? हमने इंग्लिश को लैंग्वेज क्यों कहा? हमने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट क्यों नहीं माना? इंग्लिश को हमने सब्जेक्ट ना मान करके लैंग्वेज क्यों माना? क्योंकि इंग्लिश का एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किस लिए होती है? टू एक्सप्रेस our ideas, feeling, emotions, etc. लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम होता है जिससे हम अपनी आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। मैं अपनी ये बात जो है आप तक कैसे पहुंचा पा रहा हूं? एक लैंग्वेज की मदद से। मैं अपनी इस पूरी बात को आप तक कैसे पहुंचा पा रहा हूं? लैंग्वेज की मदद से। तो लैंग्वेज क्या है? एक लैंग्वेज मीडियम है टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, etc. अगर हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसकी कुछ स्किल्स होती हैं, कौशल्स होते हैं, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग। तो ऐसी इंग्लिश की भी अपनी 4 स्किल्स होती हैं। ठीक है, हम फिर देखते हैं जो साउंड्स हैं, उन साउंड्स की जो रिटन फॉर्म है, साउंड तो जब हम बोल रहे हैं साउंड है, अगर हम इसको रिटन फॉर्म में लाते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो साउंड के जो रिटन फॉर्म है, उस रिटन फॉर्म से बनते हैं लेटर। साउंड की रिटन फॉर्म, रिटन को बोले तो लिखित रूप, अगर साउंड को हम लिखते हैं तो साउंड को लिखने से लेटर्स बनते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स की संख्या कितनी होती है? बताइए जरा। इसकी संख्या होती है 26। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स किसे कहते हैं? लेटर्स हम किसे कहते हैं? लेटर्स मीनिंगफुल यूनिट, है ना? लेटर्स क्या है? मीनिंगफुल यूनिट। ए है, बी है, सी है, डी है, जेड तक ये सारे लेटर्स होते हैं। और इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से, इन लेटर्स को अगर हम रीअरेंज करते हैं सही से, जैसे आपको समझा देता हूँ सिंपली। जैसे मैंने कुछ लेटर्स यहाँ पर लिखे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, और भी कई सारे, चलो मतलब इतने लिख ली। तो इनमें से हमने क्या किया? हमने मान के चलते हैं यहां से सी को, यहां से ए को और यहां से टी को उठाया, और इन लेटर्स से हमने क्या किया? एक नया बनाने की कुछ कोशिश की, और हमारे पास ये बनकर के आया ECA। तो आप बताइए क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर है? तो ग्रुप ऑफ लेटर तो है। क्या इसका कुछ मीनिंग है? तो मीनिंग तो नहीं है, ना तो डिक्शनरी में इसका मीनिंग है, तो मीनिंग तो हमें नहीं मिलेगा। क्या इससे हम कुछ मीनिंग तो बना सकते हैं? क्या मीनिंग तो बना सकते हैं। तो अगर हम इनके लेटर्स को रीअरेंज कर दें सिस्टमैटिक तरीके से, तो हमें एक नई चीज मिलती है, CAT, कैट। तो कैट लेटर्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर, एक लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 3 लेटर्स का ग्रुप है, और इसका मीनिंग भी है, इसका मीनिंग भी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ये नई चीज हमारे पास बनकर आई है लेटर्स से, क्या हम इसको वर्ड कह सकते हैं? क्या बिल्कुल डेफिनेटली हम इसको वर्ड कह सकते हैं। तो वर्ड की हमें डेफिनेशन मिली है ना, तो वर्ड की क्या डेफिनेशन हमें मिलकर के आई? लेटर्स पढ़ा, मीनिंगफुल यूनिट थी, ये सारे अगर लेटर्स हैं तो उन लेटर्स को ज्वाइन करके, लेटर्स को ग्रुप बना करके एक मीनिंगफुल यूनिट बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ड। इतना मैं साफ करके आपको वर्ड की डेफिनेशन बताता हूं। तो लेटर्स के बाद हमें क्या मिलेगा? वर्ड। क्या मिलेगा? वर्ड। और वर्ड होता क्या है? वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर। इसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। और इन्हीं वर्ड से आगे चल करके बनता क्या है भाई, जो हमें कल से अपने टॉपिक को स्टार्ट करना है, इन्हीं वर्ड्स से निकलकर आती है पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि हम कल से डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। जो भी हम पार्ट ऑफ स्पीच उठाएंगे, कितने होती है पार्ट ऑफ स्पीच? 8। तो जो भी हम पार्ट ऑफ स्पीच उठाएंगे उसको हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, यानी केवल नाउन में ही हम लगभग 6 से 7 क्लास देखेंगे, एकदम नाउन को पूरा खत्म करेंगे, बेसिक से पूरा एडवांस तक लेकर चलेंगे। छोटा सा बेसिक तो हम अभी आपको समझा देंगे, अभी भी समझा देंगे। तो जो हमारे 5 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, वो 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो कौन कौन सी होती है, तो हम आपको लिखा देते हैं, आप इतना नोट्स लीजिए फटाफट। तो आपने नोट्स कर लिया होगा। तो आप हेडिंग डालिए, आप पार्ट ऑफ स्पीच, हेडिंग डालिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितनी होती है भाई? 8। कितनी होती है? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। ऐसे मान लो कोई एक सेंटेंस में लिखा, तो उस सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स किस फॉर्म में है, उसी फॉर्म को बताने के लिए हम पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में अगर मैं पूछूं तो ये जैसे एग्जाम्पल से आपको समझा ही देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, आई इनवाइटेड मोहन बट ही डिड नॉट कम। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा सेंटेंस में आप इसको बताइए, ये क्या है, इसको बताइए, ये क्या है, इसको बताइए, इसको बताइए, यानी हर वर्ड को आप समझ बताइए। इस सेंटेंस में आई क्या है, इस सेंटेंस में इनवाइटेड क्या है, इस सेंटेंस में मोहन क्या है, इस सेंटेंस में वट क्या है, ये सारे जितने भी लिखे हैं सारे वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड सेंटेंस में किस फॉर्म में आएंगे, किस रूप में आए हुए हैं, ठीक है। तो उस रूप को बताने के लिए हमें क्या करनी होती है, पार्ट ऑफ स्पीच। यानी आई यहाँ पर तो नाउन है, इनवाइटेड वर्ब है, मोहन एक नाउन है। ऐसे हम बट देखें तो बट क्या कर रहा है, बट दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा, ज्वाइन करने का काम कर रहा, कनेक्ट करने का काम कर रहा। यहाँ पर एक कंजक्शन है, ये ही मोहन के लिए आया, यहाँ पर ये प्रोनाउन है। तो ऐसे ही किसी सेंटेंस में कई सारे जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उन वर्ड्स की फॉर्म का पता लगाने के लिए हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इनकी संख्या होती है 8। तो कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होती है, देखिए यहाँ पे। जैसे फर्स्ट नाउन, आप सभी ने नाउन को पढ़ा होगा, लेकिन जो भी आपने नाउन पढ़ा होगा वो बेसिक पढ़ा होगा। मैं आपको यहाँ एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा नाउन कराऊंगा। नाउन में ही हमारे 5 से 6 क्लासेस लग पाएंगी। नाउन तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, तो आपका जवाब वही किताबों वाला, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स। तो क्या केवल इतने से काम चल जाएगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, नाउन एक नेमिंग वर्ड। बट नेमिंग वर्ड किसका, नेमिंग वर्ड मतलब नाम बताने वाले सब, लेकिन किनका नाम बताने वाले सब, तो उन सभी चीजों का, उन सारी चीजों का जो हमें दिखाई देती है, यानी जो हमें विजिबल है, और जो विजिबल नहीं है क्या उनका नाम नहीं बताएंगे, बिल्कुल उनका भी नाम बताएंगे। जो नॉन विजिबल है, जो हमें फील होती है। तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो विजिबल एंड नॉन विजिबल के नेम को बताता है, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे मैंने तो बेसिक बताया, जैसे एग्जांपल से एग्जांपल सेट है यहीं पर, आई इनवाइटेड मोहन, आई इनवाइटेड मोहन। तो यहाँ मोहन एक नाम है किसी न किसी व्यक्ति का, तो ये जो मोहन शब्द है यहाँ पर क्या है, नाउन। मोहन क्या है यहाँ पर, नाउन। दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन क्या होता, तो आपने पढ़ रखा है प्रोनाउन नाउन की जगह पर आने वाले, तो क्या केवल नाउन की जगह पर ही आते हैं या उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन रिप्रेजेंट अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट अ नाउन। और इसको इसी को हम कह सकते हैं जो नाउन की जगह पर है, रिप्लेस का नाउन। जैसे यहां पर देखा, आई इनवाइटेड मोहन, तो मोहन अभी यहां पर क्या है, इसी का नाम के रूप में है, नाउन है। और अगले ही सेंटेंस में मोहन की जगह हमने क्या यूज कर लिया, ही। तो इस नाउन की जगह पर जो ये नया शब्द आया वो कौन है, प्रोनाउन। यानी यहां पर ये भी शब्द क्या मिला हमें, प्रोनाउन। और जो मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए क्या यूज कर रहा हूं, आई, तो आई इज ऑल्सो प्रोनाउन। समझ में आया ना, नाउन और प्रोनाउन। दूसरी चीज आती है, तीसरी चीज जो अपनी आती है, तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी बताएं, जो प्रोनाउन की क्वालिटीज बताएं, उन्हीं को एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्या केवल एडजेक्टिव क्वालिटी ही बताते हैं, उनकी बुराई नहीं बता सकते नाउन की प्रोनाउन की, हाँ या ना। क्या नाउन और प्रोनाउन की एडजेक्टिव्स बैड इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्या केवल पॉजिटिव वे में ही इंफॉर्मेशन देता है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये कहना सही होगा कि एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स, adjectives are those words which tells us quality about noun and pronoun, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए हम क्या डेफिनेशन ला सकते हैं, तो हम इसके लिए डेफिनेशन ये ला सकते हैं कि एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो ऐड करते हैं, ऐड सम इंफॉर्मेशन, सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़े, क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नेगेटिव वे में भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल से देखिए, जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल लिखा, सी हैज अ ब्यूटीफुल कार, सी हैज अ ब्यूटीफुल कार, उसके पास एक सुंदर कार है, उसके पास एक सुंदर कार है। तो इसके पास कैसी कार है, कार तो है बट कार कैसी है, ब्यूटीफुल। तो भाई देखो, कार नाम है, नाउन है, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले जो शब्द हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो यहां जो ब्यूटीफुल शब्द है वो क्या है, एडजेक्टिव। यानी नाउन के पहले आकर के नाउन को क्वालिफाई करने वाले या नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव, जो पॉजिटिव वे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर नेगेटिव वे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आप इसका फटाफट से नोट कीजिए। तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं चौथी पार्ट ऑफ स्पीच के, जो है वर्ब।
वर्ब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रिया। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होता है? वर्ब जो एक्शन शो करती है, जो पोजीशन बताती है, और क्या हो सकता? वर्ब जो एक्शन शो करते हैं, वर्ब जो पोजीशन बताती है, और क्या हो सकता है? सोचिए और क्या हो सकता है वर्ब के बारे में? वर्ब एक्शन बता रही है, पोजीशन बता रही है, और क्या हो सकता है? हैपनिंग, जो होना बताए किसी भी चीज का। एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या है? वर्ब। एक्शन मतलब कोई काम जिससे फोर्स लगता हो कुछ, जैसे मैं चल रहा हूं, एक्शन, ये भी क्या है? वर्ब। दूसरी चीज, मैं अगर बोलूं ये मेरा मार्कर है, अधिकार बता रहे हैं, मेरा मार्कर है, अधिकार बता रहे हैं। पोजीशन, ये भी क्या है? वर्ब। और हैपनिंग, किसी चीज का होना, जैसे मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं हूं ना स्टूडेंट हूं, ये हैपनिंग को बता रहा है, ये भी क्या है? वर्ब है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम इसको, जो आसानी से समझ में आएगा। जिसमें अगर आपको एग्जांपल लिखूं, आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो मैं क्या एक्शन कर रहा हूं? पढ़ाने का एक्शन कर रहा हूं। ये जो है एक्शन को शो कर रहे हैं, तो ये एक्शन वर्ब हुई। जैसे एग्जांपल, राम रन फास्ट, तो राम क्या एक्शन करता? रन, तो रन क्या हुआ यहां पर? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, ठीक है। वैसे ही अगर मैं एक एग्जांपल और आपको दूं, जैसे अभी पहले भी दिया था कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो ये जो हैव है, ये पोजीशन बता रही है ना, अधिकार। तो आई हैव अ न्यू कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, इस कार पर किसका अधिकार है? मेरे पास एक कार है, बट इस कार पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो ये जो हैव है, ये है इस कार की पोजीशन बता रही है। तो ये जो हैव आई हुई है, ये कैसी वर्ब हो जाएगी? पोजीशन वर्ब हो जाएगी, पोजीशन वर्ब हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, ये हैपनिंग को बता रहे ना, हूं क्या हूं? एक डॉक्टर हूं। तो यहां पर जो ये आई है, ये भी एक क्या हुई? वर्ब। ठीक है। तो वर्ब बेसिक, अभी तो बेसिक बता रहे हैं, जब वर्ब के टॉपिक पे जाएंगे तो वर्ब को एकदम एडवांस लेवल पर देखेंगे कि वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, और वर्ब के सारे फंक्शंस, आर्गुमेंट, सारी चीज हम उसके बेसिक देखेंगे। अभी तो हम केवल ये देख रहे हैं ना कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन सी है, उसके बारे में बेसिक बेसिक आइडियाज हमें लग जाए, जिससे हम आगे उनको आसानी से समझ सकें। तो वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्शन को शो करते हैं, जो पोजीशन को शो करते हैं, जो हैपनिंग को शो करते हैं, जिनको हमने 4 एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की। पांचवी जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच आती है वो कौन सी है? पांचवी जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एडवर्ब, अब एडवर्ब क्या है? जो वर्ब की क्वालिटी बताए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, बट राम कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। तो इस रन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन सा शब्द दे रहा हूं? फास्ट। तो ये जो फास्ट शब्द है, ये क्या हो जाएगा इसका? एड वर्ब। क्या हो जाएगा इसका? एड वर्ब। यानी कि जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दें या जो वर्ब को क्वालिफाई करें, वो वर्ड होते हैं हमारे एड वर्ब। ठीक है। तो अभी हम यहाँ बेसिक बेसिक देखते हैं, बाकी हम इसके जब सेपरेट क्लास देखेंगे एडवर्ब की, तो वहां पर सारा पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब, सारे एडवर्ब को वहां पर अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। जो पांचवें बाद हमारी जो छठवीं पार्ट ऑफ स्पीच आती है वो है, छठवीं जो पार्ट ऑफ स्पीच है
तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। छठवीं जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन क्या होते हैं? जैसे अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा था मैंने। कंजक्शन क्या करते हैं? ज्वाइन, ज्वाइनिंग वर्ड, सेंटेंस, सेंटेंस या शब्दों को आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे अभी एक एग्जांपल लिखा था ना यहाँ पर, आई इनवाइटेड मोहन बट he did not come, he did not come। तो यहां ये एक सेंटेंस हुआ और यहां ये दूसरा सेंटेंस हुआ। इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का जो काम जो शब्द कर रहा है वो कौन है? वर्ड। तो ये जो वर्ड है, ये जो बट शब्द है, ये इस वाले को और इस वाले को, यानी दो अलग अलग सेंटेंस को या क्लॉज को या फ्रेज को आपस में ज्वाइन कर देना, यही जो शब्द है यही कहलाएगा हमारा कंजक्शन। क्या कहलाएगा? कंजक्शन। जैसे एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम is a good friend। राम एंड श्याम इज अ गुड फ्रेंड। तो यहाँ राम को और श्याम को आपस में जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा? एंड। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो एंड है ये इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने का काम कर रहा? तो ये भी हमारा क्या हुआ? कंजक्शन। बाकी इसके बारे में सेपरेट वीडियो में अलग से पूरी डिटेल्स देखेंगे। तो छठवीं पार्ट ऑफ स्पीच हमने कौन सी देखी? कंजक्शंस, जो ज्वाइन करता है, जोड़ने का काम करता है, वर्ड्स को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस से। जैसे यहाँ सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम किया, यहाँ वर्ड को वर्ड से जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पर हमने कंजक्शंस को देखा। और जो सातवां हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है, सातवां पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो होता है अपोजिशन। क्या होती है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेसिकली रिलेटिंग वर्ड है, रिलेटिंग वर्ड। ये जोड़ता नहीं, ये रिलेट कराता है चीजों को। जैसे मैं किस पर लिख रहा हूं? बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ऑन द बोर्ड। फैन कहाँ है? ऊपर है। अंदर कहाँ है? पानी में है, या जहां पर भी, तो वो रिलेटिंग वर्ड है, लेकिन कि रिलेट कराने का काम कर रहा है। ये क्या काम करता है? जोड़ने का काम। ये क्या करेगा? रिलेट कराने का काम करता है। और जो आठवां हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी ये क्या कराते हैं? टू शो सडन फीलिंग। जो अचानक से आई हुई फीलिंग्स को शो कराने के लिए जिन शब्दों का यूज करते हैं हम, उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेसिकली किससे स्टार्ट होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड से। वाओ, वाओ हुआ, एलस हुआ, हुर्रे हुआ, ब्रेवो हुआ, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं कुछ सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। तो जो सडन फीलिंग्स हैं वो इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। तो आज हमने क्या देखा? बेसिकली आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी पूरा नहीं हुआ, इसके आगे भी बहुत है जो मैं अगले कल की वीडियो में देखूंगा। तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच देखी, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कल की वीडियो में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ स्टडी विद गुप्ता क्लासेस में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।